वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ में आज हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ हेमाटोपोइसिस एंड सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ह्यूमन बॉडी का जो बॉडी वेट है वो 60 to 65% बॉडी वेट हम वाटर का रहेगा। मतलब हमारे बॉडी का जो वेट है उसमें से 65% जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से है। इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी और हमारे बॉडी में भी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लो। अगर कोई पर्सन 70 kg का है तो उसके बॉडी में जो वाटर रहेगा वो 40 लीटर रहेगा। इसी तरह हमारी बॉडी का 8% वेट जो है वो ब्लड की वजह से होता है। तो 70 kg पर्सन के बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड रहेगा, है ना। तो जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में कितना रहेगा एडल्ट्स में, अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर डिपेंडिंग अपॉन आवर बॉडी वेट। अब ब्लड किससे बना होता है? तो ब्लड में जो है सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड पार्ट जो रहेगा ब्लड का उसे हम कहेंगे प्लाज्मा। अभी सेल्स में कौन से टाइप्स के सेल्स आ जाते हैं? तो आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये सेल्स कहाँ बनते हैं, कैसे मैच्योर होते हैं? तो जो ब्लड सेल्स बनते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं एडल्ट्स के। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को ही हम कहेंगे हेमाटोपोइसिस। तो हेमाटोपोइसिस क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स विच ऑकर्स इन द बोन मैरो इज कॉल्ड हेमाटोपोइसिस। और इसी प्रोसीजर को हम और क्या बोल सकते हैं? हेमोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस और हेमोपोइसिस बोथ आर दी सेम प्रोसीजर्स। इसमें क्या होगा? हमारे ब्लड सेल्स फॉर्म होंगे। इट ऑकर्स एट डिफरेंट साइट्स ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या है? ह्यूमंस की शुरुआत कहाँ से होती है? तो एक जाइगोट से होती है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो में ये हेमाटोपोइसिस प्रोसीजर कहाँ पे होगी? योक सैक में। योक सैक में हेमाटोपोइटिक प्रोसीजर होगी। क्या? किसके? एम्ब्रियो के। फिर फेटस में आ जाओ, तो फेटस में कहाँ पर होगा ये प्रोसीजर? लिवर, स्प्लीन एंड इलियम, ये 3 जगह पर हेमाटोपोइसिस प्रोसीजर होगा। अभी यहाँ पे बोन मैरो में हो रहा है क्या? नहीं, फेटस में, लिवर, स्प्लीन एंड इलियम में। और एम्ब्रियो में कहाँ पर हो रहा है? जो योक सैक होता है वहाँ पर। द प्रोसेस ऑफ हेमाटोपोइसिस इज ऑकर इन बोन मैरो एट एडल्ट स्टेज। अब एडल्ट स्टेज में आ जाओ तो ये प्रोसीजर कहाँ पे होगी? बोन मैरो में। इट फाउंड इन पेल्विस, फीमर एंड स्टर्नम। अब हेमाटोपोइसिस ये प्रोसीजर एडल्ट्स में बोन मैरो में हो रही है। तो बोन मैरो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? हमारे बोन्स में। अब कौन से बोन्स में रहेगा बोन मैरो? पेल्विस में, फीमर में और स्टर्नम में। ये सभी बोन्स है और इनके बोन मैरो में हेमाटोपोइसिस प्रोसीजर होगी। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स गिव्स मैच्योर ब्लड सेल्स। अब हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हमें क्या देंगे? मैच्योर ब्लड सेल्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स HSC इन बोन मैरो इज़ वेरी लो। अब हमारी बॉडी में सिर्फ ब्लड सेल्स ही होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे अदर सेल्स भी होती हैं। तो जो डिफरेंट स्टेम सेल्स रहेंगे वो डिफरेंट बॉडी सेल्स बनाएंगे, लेकिन जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है वो सिर्फ ब्लड सेल्स बनाएंगे। तो इसीलिए हमारी बोन मैरो में HSC का कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेगा? लो रहेगा। अब ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेंटेन होगा? तो हम ये ग्रोथ फैक्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। अभी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हमने देखा कि कहाँ पर रिसाइड होती है, तो ये बोन मैरो में बनती है। एंड हैव द यूनिक एबिलिटी टू गिव राइज टू ऑल ऑफ द डिफरेंट मैच्योर ब्लड सेल टाइप एंड टिश्यू। अब ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं? तो स्टेम सेल्स जो होते हैं ये एक हम बोल सकते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ सेल्स होते हैं, जो कि डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और इसी तरह हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट ब्लड सेल्स फॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इसे बोलेंगे हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स।
हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स आर सेल्फ रीन्यूइंग सेल्स। अब यहाँ पे हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स की एक ख़ास बात क्या है कि ये सेल्फ रीन्यूइंग है, मतलब जब ये व्हेन दे प्रोलिफरेट एटलीस्ट सम ऑफ देयर डॉटर सेल्स रिमेन एज HSCs, सो द पूल ऑफ स्टेम सेल्स इज़ नॉट डिप्लीटेड। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब HSC सेल्स प्रोलिफरेट होगी, डिवाइड होगी, तो ये क्या करेगी, असिमेट्रिक डिवीजन दिखाएगी। मतलब कि ये एक ब्लड सेल फॉर्म करेगी और जो सेकेंड सेल्स रहेगी वो उसकी डॉटर सेल रहेगी, मतलब सेम एज ए HSC। ये जो रहेगी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ही रहेगी, सिर्फ एक सेल जो है वो ब्लड सेल बनाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, जो पूल है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का वो मेंटेन रहेगा। अगर चाहिए सिर्फ और सिर्फ ब्लड सेल्स ही बनाने लगे तो जो हमारे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर डिवीजन कैसा होगा, असिमेट्रिक डिवीजन। मतलब एक ब्लड सेल बनेगा तो दूसरा जो सेल है वो किस में डिवाइड होगा, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में। इस तरह HSC सेल का पूल मेंटेन रहेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेल्स ऑफ हिमेटोपोइसिस, कैसे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स डिवाइड होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मल्टी पोटेंशियल हिमेटोपोइटिक सेल्स आपको दिख रहा होगा। अब इसे मल्टी पोटेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी है, पोटेंसी है कि ये कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर भी बना सकता है या फिर कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर भी बना सकता है। इसे हम और क्या कहते हैं, हीमोसाइटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट। अब माइलॉइड जो है ये रिलेटेड है बोन मैरो से, और लिम्फॉइड ये जो टर्म है ये रिलेटेड है लिम्फेटिक ऑर्गन से। ठीक है, अब जो आपकी यहाँ पर मल्टी पोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, या तो ये कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर में डिवाइड होगी या फिर ये कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर बनाएगी। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर जो है वो बनाएगा मेगा कैरियोसाइट्स। अभी जो मेगा कैरियोसाइट है ये मैच्योर होके बनाएंगे थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बनने की, फॉर्म होने की इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे थ्रोम्बोपोएसिस। इसके बाद अभी फिर से कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर और क्या बना सकता है, ये बनाएगा RBCs, इरिथ्रोसाइट्स। ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स बनने की इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे इरिथ्रोपोएसिस। इसी तरह अब WBC सेल्स बनने के लिए कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर से मायोब्लास्ट बनेगा। फिर ये मायोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट होगा आइदर बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स। अभी बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इयोसिनोफिल्स ये तीनों क्या है, ये ग्रैन्युलोसाइट्स है। WBC के एग्जाम्पल्स है जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रैन्युलोसाइट्स बनने की इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्रैन्युलोपोएसिस। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स ये क्या है, ये भी WBC का ये एक टाइप है जो कि बाद में मैच्योर होके मैक्रोफाज बनेगा। हमने माइक्रोफाज स्टडी किए थे ना, जो क्या करता है, एनगल्फ करता है पैथोजेंस को। फैगोसाइट सेल है ये। ठीक है, ये जो मोनोसाइट्स है ये एक और टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसे हम डेंड्रेटिक सेल्स कहेंगे, और इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे मोनोसाइटोपोएसिस। तो यहाँ पर हमने देखे कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर, लेकिन अगर मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर बनाती है तो यहाँ पर 2 टाइप्स के सेल्स वो बनाएगी, या तो वो नेचुरल किलर सेल्स में डिवाइड होगी या फिर स्मॉल लिम्फोसाइट। अब इस लिम्फोसाइट्स में क्या आएंगे, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। B लिम्फोसाइट्स बाद में जाकर प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे। तो लिम्फोसाइट्स की इस प्रोसेस बनने की इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे लिम्फोपोएसिस। तो ये जो हेमोसाइटोब्लास्ट है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से, या तो आइदर थ्रोम्बोसाइट्स बनाएगी या फिर ग्रैन्युलोसाइट्स बनाएगी, मोनोसाइट्स बनेगा या फिर लिम्फोसाइट्स बनाएगी। तो
प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स बनाने की प्रोसीजर को हम बोलेंगे थ्रोम्बोपोएसिस, और ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स बनेंगे उसे हम बोलेंगे ग्रैन्युलोपोएसिस। उसी तरह से मोनोसाइट्स बनाने की प्रोसीजर को मोनोसाइटोपोएसिस, और लिम्फोसाइट्स बनाने की प्रोसीजर को हम बोलेंगे लिम्फोपोएसिस। तो ये था हमारा हीमेटोपोएसिस का प्रोसीजर। तो अभी हम देखेंगे WBCs, हमारे ल्यूकोसाइट्स। WBCs को और क्या कहते हैं हम? ल्यूकोसाइट्स। तो अभी ये ल्यूकोसाइट्स कितने टाइप्स के सेल्स बनाएंगे? या तो वो ग्रैन्युलोसाइट्स बनाएंगे या फिर अग्रैन्युलोसाइट्स। जैसे कि अभी हमने देखे कि ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या क्या आते हैं? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो ये सारे क्या है? ग्रैन्युलोसाइट्स। और इसकी प्रोसीजर को क्या कहते हैं? ग्रैन्युलोसाइटोपोएसिस। इसी तरह से WBC और किस में डिवाइड हो सकते हैं? अग्रैन्युलोसाइट्स में। अग्रैन्युलोसाइट्स क्यों? क्योंकि इसमें जो है ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अग्रैन्युलोसाइट्स। इसमें क्या आते हैं? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स अगेन डिवाइड होंगे T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स। ग्रैन्युलोसाइट्स 68% है और अग्रैन्युलोसाइट्स 30% के लगभग है। ग्रैन्युलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ये किस बेसिस पे क्लासिफाइड किए गए हैं? इनके स्टेनिंग प्रॉपर्टी पे, ये किस तरह की डाई के साथ कलर हो जाते हैं, स्टेन हो जाते हैं। Neutrophils stains with acidic as well as basic dyes. Eosinophils stained with acidic dyes. Basophils stained with basic dyes. अब हम इधर आ जाते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स। अग्रैन्युलोसाइट्स 2 टाइप्स के, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स साइज में सबसे बड़े होते हैं, दे आर लार्जेस्ट WBCs। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे होते हैं। लिम्फोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। बाकी सारे सेल नॉन स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा, लेकिन लिम्फोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। लिम्फोसाइट्स फिर से 2 टाइप्स के हैं, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। हम इनका डिफरेंसेस भी देखेंगे। तो ओवरऑल WBCs के अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स हैं ये सारे के सारे। WBCs के बारे में जनरल सी बात ये है कि WBCs और ल्यूकोसाइट्स जो हैं उनको और कहा जाता है कि वाइट ब्लड सेल्स। क्यों? क्योंकि दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन RBCs में होता है। दे आर न्यूक्लियोटेड। WBCs क्या है? न्यूक्लिएटेड है, लेकिन RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। WBCs आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर। WBCs का नंबर कम है, 6000 से 8000 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, और दीज आर जनरली शॉर्ट लाइफ। इनका लाइफ स्पैन कम होता है, इसीलिए ये शॉर्ट लाइफ्ड है। RBC के मुकाबले WBC का लाइफ स्पैन कम होता है, इसीलिए वो शॉर्ट लाइफ्ड है, और RBC का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। जब कोई इन्फेक्शन होता है, द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इंक्रीजेस इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। WBCs के नंबर्स के बढ़ने की इस प्रोसेस को हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। जब ल्यूकोसाइटोसिस पूछा जाए कि क्या है, तो वो WBC का नंबर बढ़ना। जैसे आपके ब्लड में कोई पैथोजन चलेगा तो WBC को उससे लड़ाई करनी है, तो WBC का नंबर बढ़ेगा, उसे हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। और एक फेनोमेनन है यहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज की वॉल से वो बाहर निकल आते हैं टू फाइट इन्फेक्शन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डायपिडेसिस। ये डायपिडेसिस की प्रोसेस हमने इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स में देखेंगे। जब WBC स्क्वीज आउट हो जाते हैं ब्लड कैपिलरी से, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स ऐसा करते हैं, तो इस फिनोमेनन को हम कहेंगे डायपिडेसिस। RBCs हालांकि WBC से छोटे हैं, लेकिन RBCs डायपिडेसिस शो नहीं करते। क्यों? बिकॉज RBCs आर नॉट कैपेबल ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। वो अमीबा की तरह अपनी शेप नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए वो ऐसा
नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स ल्यूकोसाइटोसिस एंड डायपिडेसिस, ये दो प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसीज का साइज का नंबर का इंक्रीज होने को हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, और डब्ल्यूबीसीज का ब्लड कैपिलरी से बाहर आने को हम कहेंगे डायपिडेसिस। यहाँ एक शॉर्ट वीडियो क्लिप में हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ डायपिडेसिस एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिल्स। White blood cells are important part of our immune system. Neutrophils are the type of the white blood cells जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो होते रहते हैं। यहाँ पे ये न्यूट्रोफिल्स जो और वाइट ब्लड सेल्स बोन मैरो में फॉर्म होते हैं और मैच्योर होने के बाद ब्लड वेसल में ट्रांसफ़र होते हैं, और ये ब्लड वेसल में क्या करते हैं, फ्लो होते रहते हैं आरबीसीज के साथ, ब्लड के साथ इन द सर्चिंग ऑफ इन्फेक्शन और पैथोजेनिक सेल्स के सर्चिंग में ये न्यूट्रोफिल्स और डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, हमारे ब्लड में फ्लो होते रहते हैं। ये डब्ल्यूबीसी और न्यूट्रोफिल सेल्स क्या है, सर्वाइवेलेंस सेल्स हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, केमिकल सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और जो इन्फेक्शन हुआ है उसको डिटेक्ट करते हैं, और ये केमिकल्स को डिटेक्ट करने के बाद ये क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट को स्लो कर देते हैं और ब्लड वेसल्स के साथ स्टिक होकर मूव करते हैं इन द रोलिंग पोजीशन में। रोल करते हुए वो ब्लड वेसल्स के साथ आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, और फिर क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को स्टिक करके वो ब्लड वेसल से बाहर निकल आते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, डायपिडेसिस। और फिर ये केमिकल सिग्नल्स को ट्रैक करते करते वो इन्फेक्शंस या फिर हम बोलेंगे कि पैथोजेंस के पास जाते हैं, और फिर पैथोजेंस को डिटेक्ट करके वो उन्हें इनगल्फ कर देते हैं। अब उनको एनगल्फ करने के बाद उनके अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं या फिर उनके ग्रैन्यूल्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करेंगे, जो भी पैथोजन है उसको वो किल कर देंगे और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसे डिवाइड कर देंगे। पैथोजन्स को किल करने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें डिवाइड कर देंगे और वो ख़ुद के साइज़ को श्रिंक करके वो ख़ुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, और वो दूसरे सेल्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देन न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स, मतलब डब्ल्यूबीसीज में सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या है, तो 65% के लगभग न्यूट्रोफिल्स है। ये एसिडिक एंड बेसिक दोनों डाइस के साथ स्टेन हो जाते हैं। इनका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स भी कहते हैं इन्हें। फैगोसाइटिक है, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, खा जाते हैं, इसीलिए इनको माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड कहेंगे। These are the माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट हम देखेंगे इओसिनोफिल्स। Eosinophils are also called as acidophils. ये एसिडिक डाइस के साथ स्टेन होते हैं। इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड है। These resist infections and are also associated with allergic reactions. एलर्जी जब होती है तो eosinophils का नंबर बढ़ जाता है। ये हिस्टामिन सीक्रेट करते हैं। हिस्टामिन एक वैसोडाइलाइटर है। हिस्टिडीन अमीनो एसिड से हिस्टामिन बनता है। दीज आर वैसोडाइल, इन्हें कहेंगे वैसोडाइलेटर। ये इफ़ेक्टिव है लार्ज पैरासाइज्ड पैरासाइट के ख़िलाफ़। शरीर में अगर बड़े साइज़ का पैरासाइट चले जाए, जैसे कि ब्लड फ्लूक चली जाए, तो इओसिनोफिल्स उसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो इओसिनोफिल के बारे में क्या क्या याद रखेंगे, एसिडिक डाई के साथ स्टेन होते हैं। एसिडोफिल्स, एलर्जी में इनका नंबर बढ़ जाता है, ये हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं। न्यूक्लियस इनका बाइलोब्ड है। न्यूट्रोफिल्स का मल्टीलोब्ड था। नेक्स्ट है बेसोफिल्स, इनकी संख्या सबसे कम है। बेसोफिल्स आर लीस्ट अबंडेंट।
और न्यूक्लियस इनका एस शेप्ड है। ये बेसिक डाई के साथ स्टेन होते हैं, तभी इनका नाम बेसोफिल्स है। ये हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन तीनों बनाते हैं। हिपेरिन जो है वो हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट है जो कि ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। नेक्स्ट, इसके बाद हम मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट WBCs। तो यहाँ पे लार्जेस्ट WBCs कौन से हैं? मोनोसाइट्स। और स्मॉलेस्ट WBCs कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स। मोस्ट अबंडेंट WBCs न्यूट्रोफाइल्स। मोस्ट अबंडेंट लीस्ट अबंडेंट WBCs इयोसिनोफाइल्स। ये चीज़ें याद रखिए। हाँ क्या? नाउ monocytes enlarge to form macrophages. Monocytes enlarge to form macrophages. मोनोसाइट्स क्या करेंगे? मैक्रोफाजेस बनाएंगे जो कि फेगोसाइट्स से। मैक्रोफाजेस बड़े ख़ास काम करते हैं। These functions as antigen presenting cells. एंटीजेंस क्या है? मान लीजिए कोई पैथोजन हमारे शरीर में गया, कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर हो गया। अब पूरा का पूरा बैक्टीरिया एंटीजेनिक नहीं है। बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट सर्टेन एरियाज़ है जिनमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है। हर चीज़ एंटीजन नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होता तो जब आप बीमार होते हैं, आपके ब्लड में इंजेक्शन दिया जाता है, आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो वो भी तो ब्लड में जा रहा है ना, तो उसके ख़िलाफ़ भी एंटीबॉडीज़ बनने चाहिए। ऐसे नहीं होता। डैट मीन्स एवरी सब्सटेंस कैन नॉट एक्ट एज ए एंटीजन। किसी भी सब्सटेंस को एंटीजन की तरह बिहेव करने के लिए उसको कुछ ख़ास बातें होनी चाहिए, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मोनोसाइट्स है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। मान लीजिए कि ये एक पैथोजन है। ये पैथोजन पूरा का पूरा एंटीजेनिक नहीं है। जब ये हमारे ब्लड में जाएगा, यहाँ पर एक बड़ा सा मैक्रोफाज सेल्स कहेगा कि मैं तुझे खा जाऊँगा। ये मैक्रोफाज इसे यहाँ पे एनगल्फ कर देगा। मैक्रोफाज इसे खा जाएगा, इसको ईट करेगा और इसके लाइसोसोम्स इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। मैक्रोफाज के अंदर ही एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे MHC प्रोटीन कहते हैं, मेजर हिस्टो कंपैबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसे हम आगे स्टडी करेंगे। मैक्रोफेज के अंदर वो प्रोटीन इस बैक्टीरिया के टुकड़ों के साथ जुड़ जाता है और वो एक फ्लैग ऑफ एंटीजन बन जाएगा। जब ये एंटीजन अपने सरफेस पर उस फ्लैग ऑफ एंटीजन को लेकर के ब्लड में टहलता हुआ लिम्फ नोड्स के पास जाएगा, तब ये मैक्रोफाज कहलाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मतलब कि ये एक पैथोजन था। ये बैक्टीरिया आपके ब्लड में आया, मैक्रोफेज ने कहा कि मैं तुझे खा जाऊंगा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और हेल्पर टी सेल्स को दूंगा। अब टुकड़े टुकड़े क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हेल्पर टी सेल्स कहते हैं कि बड़े बड़े प्रोटीन्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। हेल्पर टी सेल्स बड़े बड़े टुकड़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। बैक्टीरिया के सरफेस पर प्रेजेंट उन प्रोटीन्स के टुकड़े करके छोटे पेप्टाइड्स करके हमें दे दो तो हम पहचान लेंगे। तो मैक्रोफाज कहेगा कि ये काम मैं करूँगा। तो डैट इज़ द रीज़न मैक्रोफेजेस आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैक्रोफाज। मैक्रोफाज दो तरह के होते हैं। ऐसे मैक्रोफाज जो पर्टिकुलर टिश्यू में अपनी लोकेशन ऑक्यूपाइड कर लेते हैं उन्हें कहेंगे फिक्स्ड मैक्रोफाजेस। ऐसे मैक्रोफाज भी होते हैं जो ब्लड में टहलते हैं, दे आर वेंडरिंग मैक्रोफाजेस। फिक्स्ड मैक्रोफाजेस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपने लंग्स में पढ़े होंगे डस्ट सेल्स दे आर प्रेजेंट इन लंग्स।
जिनको पल्मोनरी एल्वियोलार मैक्रोफाजेस भी कहते हैं। देन लेसिस सेल्स किडनी में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे एफरेंट और इफेरेंट आर्टरीज आके मिलते हैं। लेसिस सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेसेंगियल सेल्स, जो कि किडनी में प्रेजेंट करते हैं और मैक्रोफाज का काम करते हैं। देन ब्रेन में माइक्रोगिलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्रेन के मैक्रोफाजेस है। तो ये मैक्रोफाजेस किन से बनते हैं? मैक्रोफाजेस जो है वो मोनोसाइट से बनते हैं, और मैक्रोफाजेस के यहाँ पे 2 टाइप्स है, फिक्स्ड मैक्रोफाजेस एंड वंडरिंग मैक्रोफाजेस। तो जो फिक्स्ड मैक्रोफाजेस है उनके एग्जाम्पल में हमने देखा डस्ट सेल्स, जो कि किडनी में प्रेजेंट रहते हैं। देखिए ये इसीलिए इन्हें कहा जाता है फिक्स्ड मैक्रोफाजेस। ये कहाँ पे फिक्स्ड है? कि लंग्स में। देन लाइसिस सेल्स किडनी में प्रेजेंट रहेंगे एंड माइक्रोगिलियल सेल्स ब्रेन में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे फिक्स्ड मैक्रोफाजेस के। Fixed macrophages and wandering macrophages, they collectively formed reticuloendothelial system of the body। एक टर्म यहाँ पर क्या है? रेटिक्यूलोएंडोथेलियल सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में RES भी कहेंगे। तो ये जो है किससे मिलकर बना है सिस्टम? फिक्स्ड मैक्रोफाजेस एंड वॉन्डरिंग मैक्रोफाजेस से, और इसको हम MPS भी कहते हैं, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स। तो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं उसमें लिम्फोसाइट्स जो हैं वो चीफ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम हैं। नाउ इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं मेनली कौन से हैं? Lymphocytes. What are lymphocytes? These are a type of WBCs. Leukocyte. These are the type of WCCs. White blood cells का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। तो lymphocytes जो है वो टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स है। अब तक WBCs में हमने देखे ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में होते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, जो कि एंजाइम रिच होते हैं। जैसे कि ग्रैन्युलोसाइट्स में हमने देखा न्यूट्रोफिल्स, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस इज मल्टीलोब। इओसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स, न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड। बेसोफिल्स stained with basic dyes, eosinophil stained with acidic dye, and neutrophils stained with both basic and acidic dye। अब यहाँ पर कंसर्न किससे है? जिसे हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम कहा है वो ये है। दीज आर दी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट्स। बाकी सभी WBCs है। लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। जब हम इम्यून सिस्टम कहेंगे तो उस वक़्त हम एक स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम का जिक्र करेंगे, लेकिन जो दूसरे डिफेंस हैं उसमें जो है ये अदर सेल्स वर्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर फोकस करना है इन सेल्स के बारे में, लिम्फोसाइट्स के बारे में। दीज आर दी सेल्स ऑफ दी इम्यून सिस्टम विच आर द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। RBCs को रेड ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स जो हैं मेनली 2 टाइप्स के हैं, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमने यहाँ पर B और T क्यों लगाया है इनके आगे। B मीन्स यहाँ पर B स्टैंड्स फॉर बोन मैरो। ह्यूमंस के लिए B जो है यहाँ पर स्टैंड करता है बोन मैरो के। T जो है वो स्टैंड करता है थाइमस ग्लैंड के लिए, है ना, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे।